नमस्कार बच्चों। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था आलेख के बारे में। जो आलेख लेखन आपके क्लास 12th में 5 नंबर का आता है, उसके बारे में हमने सुना था, उसका अध्ययन किया था, जाना था हमने। उसमें आलेख किसे कहते हैं, आलेख की परिभाषा क्या होती है, यानी कि हमने बताया था, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहा जाता है। आलेख वास्तव में एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय से कोई संबंध तो नहीं होता है और ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल हो सकता है आपका, समाज, राजनीति, अर्थ, फिल्म। इसमें सूचनाओं का होना अनिवार्य है। तो ये हमने कुछ आलेख के बारे में समझा था, ठीक है ना। और आलेख को निबंध का ही रूप स्वीकार किया जाना चाहिए। निबंध का ही एक शॉर्ट रूप है ये आलेख। आलेख निबंध का ही एक शॉर्ट रूप है, यानी कि लेख में आ लगा दिया जाता है और आ लगाने से, आ उपसर्ग लगाने से लेख के सम्यक और सर्वांगपूर्ण होने का द्योतक है। जो आलेख लिखा जाता है ये आपके मन की जिज्ञासा को शांत करता है। यह ताजगी से युक्त भावों से समाहित होता है और जिसमें कई प्रकार के गुण होते हैं। उन गुणों को भी हमने सुना था कि अगर हम आलेख लिखें तो आलेख की भाषा हमारी सरल होनी चाहिए, सरस और भावपूर्ण होनी चाहिए। पिछले हमारी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करता है आलेख और नई जिज्ञासाओं को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। आलेख में विचारों की प्रधानता होनी चाहिए। इसमें विश्लेषणात्मकता का प्रधानता भी होनी चाहिए, यानी कि विश्लेषणात्मक की भी प्रधानता हमारे आलेख में होनी चाहिए। और आलेख लिखते समय बच्चों एक बात का हमें ध्यान रखना है कि किसी चीज को बार बार हमें दोहराना नहीं है, यानी कि नवीनता युक्त होना चाहिए हमारा आलेख और ताजगी से युक्त होना चाहिए और इसका आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हमने सब पिछले वीडियो में सुन रखा था। आपको हमने बताया था कि आलेख के अंग, आलेख के कौन कौन से अंग होते हैं। मुख्य बताया था कि जो लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, आलेख के मुख्य अंग भूमिका, विषय का प्रतिपादन और तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष। और आपको ये भी बताया था कि सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल हमें भूमिका लिखना है। जो भी हम भूमिका लिखें बहुत लंबी न होकर संक्षेप में होनी चाहिए। और विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप व क्षेत्र आते हैं। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। विषय में तारतम्यता व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का और तुलनात्मक विश्लेषण हमें करना चाहिए और अंत में जिस विषय पर हम आलेख लिख रहे हैं उसका निष्कर्ष हमें प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आलेख लिखना पड़ता है। चलिए अब हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं कि आलेख किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे। कुछ उदाहरण तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। चलिए कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये एक उदाहरण है सामाजिक सुरक्षा पर, जो ये आपके बोर्ड पेपर में 2015 में आया है। आप लोग देख रहे होंगे। अगर पेपर में आपका ऐसा पूछा जाएगा, कोई भी विषय आपका टॉपिक ले दें कि सामाजिक सुरक्षा पर एक आलेख लिखिए, तो आलेख किस तरीका से आप लोग लिखेंगे, वही नियम। सबसे पहले तो आप छोटी सी भूमिका बना दीजिए, विषय का प्रतिपादन, तुलनात्मक चर्चा कर दीजिए और विश्लेषणात्मक उसका एनालिसिस कर दीजिए, उसका अध्ययन करिए और बाद में उसका निष्कर्ष निकाल दीजिए। तो अगर पेपर में पूछा जाए आपका कि सामाजिक सुरक्षा इस विषय पर एक आलेख तैयार कीजिए या आलेख लिखिए, तो किस तरीका से हम आलेख लिखेंगे आप लोग सुनिए। लिखा हुआ है, आप लोग जैसे हमने लिखा है कि समाज एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत सदस्य सामान्य जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं एवं दशाओं को पूर्ण करता है। मनुष्य की पारस्परिक क्रियाएं ही समाज का निर्माण करती हैं। देखिए समाज के बारे में लिख रहे हैं कि समाज एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत सदस्य, जो भी सदस्य हैं, वो सामान्य जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को एवं दशाओं को पूर्ण करता है। मनुष्य की पारस्परिक क्रियाएं ही समाज का निर्माण करती हैं और विकास भी करती हैं। इसके माध्यम से समाज की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उसके कल्याण के लिए अपने अनुभव हस्तांतरित करती है।
ठीक है ना। यानी कि हमने क्या बताया कि जो समाज होता है, मनुष्य की जो पारस्परिक क्रियाएं हैं, वो सभी क्रियाएं ही समाज को बनाती हैं, समाज का निर्माण करती हैं और विकास भी करती हैं। इसके माध्यम से समाज की जो एक पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी को उसके कल्याण के लिए अपने अनुभव हस्तांतरित करती है, यानी देती है, प्रदान करती है। व्यक्ति के सत्य से ही सामाजिक सत्य का उद्घाटन होता है। व्यक्ति के सत्य से ही सामाजिक सत्य का उद्घाटन होता है, ठीक है ना। अच्छा, सामाजिक सत्य क्या है? सामाजिक सत्य व्यक्ति के सत्य को प्रभावित करता है। यह समाज सुखी रहता है, इसके नागरिक स्वतंत्र रहने चाहिए, तभी कोई राष्ट्र महान बनता है। यानी कि वो समाज हमारा सुखी रहना चाहिए, इसके नागरिक कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र रहने चाहिए, तभी कोई राष्ट्र महान बनता है। लेकिन हम जिस राष्ट्र में रहते हैं तो हमारे राष्ट्र का परम कर्तव्य है कि समाज सुरक्षित रहे। सामाजिक सुरक्षा देना ये हमारे देश की भी जिम्मेदारी है। सामाजिक समाज में अनेक कुप्रथाएं भी होती हैं। अच्छा, कोई भी समाज है, हर समाज में कोई ना कोई कुप्रथाएं या बुराइयां होती हैं। इनसे कई बार बचने के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता, हमारे समाज की सुरक्षा की आवश्यकता भी पड़ती है। जब कोई भी देश नारी को सामाजिक सुरक्षा देगा, कोई भी देश हो, वो जब नारी को सामाजिक सुरक्षा देगा, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को भयमुक्त करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार बिना किसी दबाव के, बिना किसी भी दबाव के अपने काम धंधा करेगा, ठीक है ना, अपने काम धंधे को वो करेगा, तभी कोई देश प्रगतिगामी हो सकता है। ये सब क्रियाकलाप अगर देश में होंगे तभी कोई देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। सत्तारूढ़ सरकार का काम सामाजिक सुरक्षा देना है। जो सत्तारूढ़ सरकार है उसका मेन काम ही होता है कि सामाजिक सुरक्षा देना। अतः किसी भी समाज की तरक्की के लिए, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज की तरक्की के लिए यह आवश्यक है कि लोग सुरक्षित हों। लोग कैसे हों? सुरक्षित हों। और सामाजिक सुरक्षा एक प्रश्न है। आज के समाज में सामाजिक सुरक्षा एक प्रश्न है। समाज में, ठीक है ना, समाज में क्या, जैसे ये हम बताएं आपको, समाज में रह रहे बच्चे, समाज में जो बच्चे रह रहे हैं, स्त्री पुरुष आदि सभी की सुरक्षा इसके अंतर्गत आती है। सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं? वह सुरक्षा जिसमें बच्चे, स्त्री, पुरुष आदि सभी की सुरक्षा हो जाए। वर्तमान समय में समाज सुरक्षित नहीं है। वर्तमान आज के समय की स्थिति क्या है कि हमारा समाज आज क्या है? सुरक्षित नहीं है। इसके लिए केवल सरकारें उत्तरदायी नहीं हैं, अपितु समाज स्वयं भी उत्तरदायी है। इस समय समाज में बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, खून खराबा, मारकाट आदि घटनाएं घट रही हैं। इन जघन्य अपराधों के प्रति समाज को सजग किया जाए और अपराधों से बचने के लिए बचपन से ही बच्चों को सुसंस्कृत किया जाए। हमें बच्चों को संस्कारित बनाना चाहिए। सरकार का यह कर्तव्य है कि सामाजिक सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने वाले तत्वों के साथ कड़ाई से निपटे। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो समाज का नुकसान करते हैं, समाज की सुरक्षा में बाधा प्रदान करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो सामाजिक सुरक्षा को छिन्न भिन्न करने वाले तत्वों के साथ हमें कड़ाई से निपटना चाहिए। तभी जब अपराध मुक्त समाज होगा, जब इनसे हम निपट जाएंगे, हमारे समाज में कोई अपराध नहीं होगा, अपराध मुक्त समाज होगा, स्वतंत्र चिंतक समाज होगा, तभी देश की प्रगति में अपना अमूल्य योग देगा। अतः सामाजिक सुरक्षा सरकार और स्वयं देश के नागरिकों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। तो इस प्रकार से किसी विषय पर अगर आपका आलेख आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो। तो अभी ये एक टॉपिक हमने देखा, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है कि नहीं, यानी कि उसकी भूमिका बना दिया, उसका निष्कर्ष निकाल दिया अंत में। तो इस प्रकार से कोई भी विषय पर आपका अगर आलेख आता है तो लिख सकते हैं। चलिए एक आलेख और हम देखते हैं। देखिए एक और ये आलेख है कि गांव में फैशन की दस्तक। गांव में भी आज फैशन का दौर है। ये भी आपके बोर्ड के पेपर में 2011 में पूछा गया था। तो इसी तरीके के आपको आलेख लिखने के लिए आएंगे। तो ये जो हमने टाइटल लिया है कि गांव में फैशन की दस्तक, इसको सुनिए किस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं आलेख। पहले सबसे पहले भूमिका बना लीजिए। फैशन शहरों का ही नहीं, गांव का विषय भी रहा है। फैशन सिर्फ शहरों का नहीं, गांव का भी विषय रहा है।
जैसे आप लोग शहर में आजकल देखते हैं कि युवतियां जो हैं आधुनिक फैशन उपकरणों से सजती संवरती रही हैं, उसी तरह ग्रामीण युवतियां भी अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करती रही हैं। चाहे वो शहर हो, शहर की तरह गांव की लड़कियां भी, गांव की युवतियां भी अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करती रही हैं। यह बात अलग है कि साधनों का अंतर है, शहर में थोड़ी ज़्यादा सुख सुविधाएं हो जाती हैं, गांव में उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं। तो भली हम ये बात कर दें कि यह बात अलग है कि साधनों का वहाँ पर अंतर है, लेकिन ग्रामीण बालाएं अपने शरीर को फूलों से सजाती हैं, अपने शरीर में अनेक प्रकार के गूंथने गुथवाती हैं, ठीक है ना, शरीर में कई प्रकार के गूंथने गुथवाती हैं, कई प्रकार के बांध लेती हैं वो अपने शरीर में, बालों में भी, हाथों में भी। धार्मिक प्रवृत्ति की जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, वो भी अपने हाथों में व विभिन्न अंगों पर अपने इष्ट देव का चित्र गुथवाती हैं, है कि नहीं। आप लोग भी आजकल, पहले शहरों में ये होता था, ठीक है ना, गुदना गुदवाती हैं, यानी कि हाथ में कुछ चित्र बनवा लेती हैं, कहीं कुछ किसी की आकृति बनवा लेती हैं। लेकिन जो युवतियां हैं, धार्मिक प्रवृत्ति की जो स्त्रियां हैं या युवतियां हैं, वो भी अपने हाथों में विभिन्न अंगों पर अपने इष्ट देव का चित्र भी गुथवाती हैं और अन्य भी अपनी रुचि के अनुसार श्रृंगार करती हैं। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपना श्रृंगार करती हैं। लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि जो फैशन शहरों में आजकल चल रहा है ना, आजकल जो फैशन है, उससे ग्रामीण स्त्रियां और युवतियां भी नहीं बची हैं। सिर्फ आप लोग अब आज के समय में ये ना समझिए कि फैशन सिर्फ शहरों में चल रहा है, ग्रामीण स्त्रियां और युवतियां भी उससे नहीं बच पा रही हैं। इस तरह जीन्स और टॉप पहन करके शहरी युवतियां आती जाती हैं, उसी तरह ग्रामीण युवतियां भी, जो ग्रामीण युवतियां हैं वो भी आने जाने लगी हैं। बिल्कुल शहरों की भांति उनकी भी वेशभूषा हो गई है, आने जाने लगी हैं। जिस तरह स्कर्ट टॉप शहर की लड़कियां पहनती हैं, उसी तरह ग्रामीण लड़कियां भी पहनने लगी हैं। आप लोग गांव में भी देखते होंगे, उसी प्रकार की ड्रेस अब वो लोग भी पहनने लगे हैं, गांव के लोग भी। इसी तरह विभिन्न अभिनेत्रियों की तरह का केश विन्यास जिस तरह शहर की युवतियां करती हैं, उसी तरह ग्रामीण युवतियां भी आजकल करने लगी हैं। हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म में जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके बाल कैसे बने हुए हैं, उनकी कैसी ड्रेस है, तो हम लोग भी अब उसकी तरह बनने लगे हैं। ना केवल ये चलावा सिर्फ शहर में है, गांव की युवतियां, गांव के लोग भी उस फैशन के दौर में अब आ गए हैं। उसी तरह ग्रामीण युवतियां भी वो सब करती हैं जो शहर की युवतियां करती हैं। पहले बुजुर्गों की गांव में शर्म होती थी, जो बुजुर्ग होते थे उनकी लोग लिहाज करते थे, लज्जा करते थे, उनसे डरते थे, ठीक है ना, उनके सामने कोई ऐसे कार्य करने से शर्म महसूस करते थे। सिर से चुन्नी नहीं उतरती थी पहले युवतियों की, ओढ़े रहती थीं। लेकिन अब इनकी परवाह गांव की युवतियां भी नहीं करती हैं। सिर पर तो छोड़ो, चुन्नी लेना ही बंद कर दिया, अब सिर भी नहीं ढांकती हैं आजकल की युवतियां। सच तो यह है कि ग्रामीण स्त्रियों और शहरी स्त्रियों के फैशन में अंतर नहीं रहा है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अब तो एक सा फैशन दोनों जगह फैल गया है। बिल्कुल शहर की तुलना में गांव की स्त्रियां या युवतियां किसी मायने में अब कम नहीं रह गई। अंतर सिर्फ इतना है कि धन व्यय करने में गांव में थोड़ी कम सुख सुविधाएं मिल पाती हैं, वहाँ धन व्यय हम कैसे करें, धन की उतनी आमदनी नहीं होगी तो हम कैसे खर्च करेंगे। तो धन व्यय करने में बस थोड़ा सा अंतर हम दिखा सकते हैं किसी सोच के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार। शहर की स्त्रियां अपने फैशन पर एक दिन में हजारों रुपए खर्च कर देती हैं। शहर की युवतियां हैं ना, अपना फैशन करने में, अपना दिखावा करने में एक दिन में हजारों रुपए खर्च कर देती हैं। वो हजारों रुपए बहा देती हैं, सिर्फ फैशन पर व्यय कर देती हैं, ठीक। पर ग्रामीण स्त्रियों के पास आधुनिक फैशन करने के पर्याप्त धन नहीं है। जो गांव की स्त्रियां हैं या युवतियां हैं, उन्हें अपने ऊपर आधुनिक फैशन करने पर पर्याप्त उनके पास धन नहीं है। आखिर जब शहर में आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव पड़ रहा है तो इससे गांव भला कैसे बच सके, कैसे बच सकते हैं गांव पर भी प्रभाव पड़ गया है आजकल फैशन का। तो इस तरीका के आलेख आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी ये आलेख आपने सुना, गांव में फैशन की दस्तक, यानी कि गांव में भी फैशन ने दस्तक दे दी है। तो कोई भी आलेख किसी भी टॉपिक पर आ जाए तो उस विषय पर अपने विचार, गंभीरता युक्त विचार अपने आप लोग दे सकते हो। चलिए एक उदाहरण हम लोग और अभी देखें। देखिए बच्चों, एक और ये विषय आपका है, गांव से शहरों की ओर बढ़ रहा पलायन। आज आप लोग देख रहे हैं कि गांव से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आखिरकार वो कौन कौन से कारण है,
किस कारण से हम लोग गांव से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि आपके बोर्ड के पेपर में ये टॉपिक आया कि गांव से शहरों की ओर बढ़ रहा पलायन। इस विषय पर आपको आलेख लिखना है 5 नंबर का। तो किस तरीके से, जैसे ये हमने बना दिया आपके लिए, आप लोग पढ़िए क्या लिखा है। गांव में क्योंकि सरकारें शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने में रुचि नहीं रखती हैं। गांव में सरकारें जो हैं वो शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने में रुचि नहीं रखती, इसलिए ग्रामीण शहरों की ओर तेजी से पलायन कर रहे हैं। गांव के निवासी शहरों की ओर तेजी से भाग रहे हैं। आज जानते हैं कि गांव में ना तो समय पर बिजली आती है और ना ही पेयजल की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त अच्छे शैक्षणिक स्कूल भी गांव में नहीं हैं, जहां अपने बच्चों को वो सुशिक्षा दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। ऐसे स्कूल भी गांव में नहीं हैं। ना ही अच्छे चिकित्सालय हैं जो मरीजों का सही ढंग से इलाज कर सकें। ऐसे में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन होना कोई हैरानी की बात नहीं है। सरकारों को यह अच्छी तरह मालूम है कि वे चुनकर अगर लोकसभा विधानसभाओं में आते हैं, चुनकर के वो लोकसभा में या विधानसभाओं में आते हैं तो केवल ग्रामीणों के भरोसे गांव के लोग ही उनको जितवाते हैं और लोकसभा विधानसभा तक पहुंचाते हैं। तब भी वे यहाँ के लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकते। आखिर जब शहरों के जीवन को ग्रामीण जीवन से आरामदायक बनाया जाएगा, आजकल देख रहे हैं कि शहरों का जीवन आरामदायक है, तो अगर शहरों के जीवन को हम गांव की अपेक्षा ज़्यादा आरामदायक बनाएंगे तो वे इस तरफ दौड़ेंगे ही। यह अंधी दौड़ है। कैसी दौड़ है ये? अंधी दौड़, और पूरे देश में जारी है। गांव के गांव आज खाली हो रहे हैं। इससे खेती के व्यवसाय में कमी आई है, यानी कि किसान लोग भी अब गांव की तरफ भाग रहे हैं। तो खेती करने के लिए अब किसान नहीं रह रहे गांव में। तो क्या हमने बताया कि खेती के व्यवसाय में भी आजकल के समय में कमी आ गई है। आज का युवक खेती करना पसंद नहीं करता है। आज के जो युवक हैं, युवा समुदाय से आप पूछिए, उन्हें खेती करना अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं करता है। इसका कारण क्या है? अगर सच्चे ढंग से सोचा जाए, माना जाए, तो इसका एक कारण यह भी है कि यह घाटे का सौदा साबित होता जा रहा है। यानी कि खेती करना घाटे का सौदा आज के समय में साबित हो रहा है। वह मामूली मजदूरी के लिए, मामूली सी मजदूरी करने के लिए शहरों की ओर दौड़ा चला जा रहा है। आखिर क्यों रहें ग्रामीण गांव में? जो ग्रामीण लोग हैं आखिरकार क्यों गांव में रहें, जब सरकारें वहां शहरों जैसे, जो सरकारें हैं आज की हमारी, वो शहरों जैसे आरामदायक जीवन नहीं दे पा रही हैं गांव में। तो हम लोग क्यों ना शहर की तरफ भागेंगे, इसलिए लोग गांव से शहर की तरफ भागते हैं। गांव के लोगों को जब तक नहीं मिलेगा जो शहरवासियों को मिलता है, तो वे गांव में क्यों रहेंगे? कैसे गांव में रहेंगे? राजनीतिक दलों के लिए तो गांव जो है ना, वो वोट की राजनीति के लिए दोहन बनकर रह गए हैं। राजनीतिक दलों के लिए तो गांव वोट की राजनीति के लिए दोहन बनकर के रह गए हैं। उनके बाशिंदों के लिए, जो उनके बाशिंदे हैं, तो उनके लिए वे ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। कोई ठोस कदम गांव की सुख सुविधाओं के लिए नहीं उठा पाए हैं। तो इस तरीक़ा से हम कोई आलेख लिख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी आपने भूमिका बना दी, फिर जो विषय पर हमने लिखना है उस पर थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली, ठीक है कि नहीं, थोड़ी सा एनालिसिस कर दिया, और अंत में उसका निष्कर्ष निकाल दिया कि आखिर हम क्यों भाग रहे हैं। कुछ ना कुछ ये कारण होगा, इसलिए हम गांव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। चलिए एक आलेख हम और आपके सामने वर्णित करते हैं, आपको बताते हैं, समझाते हैं। ये भी आपके 2015 में पेपर में आया था। आँखों देखा जल प्रलय, ये भी एक घटना है। किसी भी घटना पर जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर भी आलेख लिखा जा सकता है। तो ये भी एक प्रकार का मुद्दा है कि प्रलय आ गया, ज्वलंत मुद्दा सामने आ गया। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि आँखों देखा जल प्रलय, इस विषय पर एक आलेख लिखिए, तो किस तरीक़ा से लिख सकते हैं? सबसे पहले थोड़ी सी प्रलय की भूमिका बना दीजिए, फिर उस पर चर्चा कर दीजिए, कुछ तुलनात्मक चर्चा, अंत में उसका निष्कर्ष निकाल दीजिए। तो जैसे हम बताएं आपको कि प्रकृति का सौंदर्य जितना मोहक होता है, उसका विनाशकारी रूप उतना ही भयावह होता है। प्रकृति जब कुद्र होती है तो वह कई रूपों में बदला लेती है। इन्हीं में एक है जल प्रलय। प्रकृति का यह रूप गत वर्ष जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ के रूप में देखने को मिला, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
तो चलिए ये हमने थोड़ी सी भूमिका बना दी। अब चलिए इस पर चर्चा कर लें, क्या हुआ, कैसे हुआ। आकाश से गिरती वर्षा की जो बूंदें तन मन को शीतलता पहुंचा रही थीं और मौसम को सुहावना बना रही थीं, उन्हीं बूंदों ने जब वर्षा का रूप ले लिया और कई घंटे तक अपने अविरल रूप में बरसती रहीं, तो मन में शंकाओं का पनपना स्वाभाविक था। देखते देखते वर्षा का पानी नालियों की सीमा लांघ करके, देखते ही देखते वर्षा का पानी जो था वो नालियों की सीमा को लांघ करके सड़कों पर जमा होने लगा। हरे भरे मैदान पानी में डूबने लगे। देखते ही देखते पानी जो था वो घरों और दुकानों में घुसने लगा। अब लोगों के जो लोग थे, जिनके घर में पानी घुसने लगा, जिनकी दुकानों में पानी घुसने लगा, तो लोगों के चेहरे क्या थे उस समय, कैसे दिखाई दे रहे थे? लोगों के चेहरे पर भय और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगीं। अब जिनके घर में पानी घुसने लगा उनकी तो चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन जो लोग देख रहे थे उनके चेहरे पर भी भय की और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। जिनके घर में पानी घुस रहा था, जिनकी दुकानों पर, वे अपना सामान बांधने और सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तैयारी करने लगे। इधर वर्षा जो थी इतनी तेजी से हो रही थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों की कठिनाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वर्षा इतनी तीव्रता से हो रही थी। वे कमर पर अपना सामान उठाए पानी भरे रास्तों से सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगे। जितना सामान जिसने उठा पाया, अपने सामान को उठा करके अपनी कमर में बांध करके, पीठ में लाद करके, वो सामान उठा करके पानी भरे रास्ते से अपने सुरक्षित स्थान की तरफ जाने लगे। बाढ़ अपना कहर ढाने पर तुली थी, कहर ढा रही थी। बाढ़ इतनी तेजी से आ रही थी, लगता था कि इस जल प्रलय में सब कुछ डूब जाएगा। हमारे होटल के कमरे की एक मंजिल पानी में डूब चुकी थी। तीसरे दिन जब बरसात पूरी तरह रुकी, तब लोगों की जान में जान आई। यानी कि 3 दिन तक पानी बरसता रहा और जब पानी की बरसात बंद हुई तब लोगों ने चैन की सांस ली, तब लोगों की जान में जान आई। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ आप लोग लिख सकते हैं। अब तक राहत एजेंसियां और सेना बचाव कार्य में जुटी हुई थी। हेलीकॉप्टरों द्वारा भी, जो हेलीकॉप्टर थे, हेलीकॉप्टर के द्वारा भी भोजन और अन्य जीवन उपयोगी वस्तुएं लोगों तक पहुंचा करके उनके घाव पर मरहम लगाने का कार्य किया जा रहा था। इस जल प्रलय की छवि मेरे मस्तिष्क में अब भी अंकित है। ये घटना काफ़ी साल पहले की है, लेकिन इतनी भयंकर बाढ़, इतना जल प्रलय उस समय हुआ था मेरी आंखों के सामने कि वो घटना भुलाए नहीं भूली पा रही। इस जल प्रलय की छवि मेरे मस्तिष्क में अब भी अंकित है। तो इस प्रकार से बच्चों, कोई भी किसी भी विषय पर आलेख अगर आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना? कोई भी विषय आए, अपने भावों को पिरो करके सबसे पहले भूमिका बना दीजिए, तुलनात्मक चर्चा कर दीजिए, कुछ एनालिसिस कर दीजिए। एनालिसिस का मतलब आप समझ गए हैं कि ऐसा हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा, ऐसा होता तो क्या होता, तो अंत में उसका आप लोग निष्कर्ष निकाल दीजिए। तो इस तरीके से हमने अभी आपको ये आलेख के बारे में समझाया। संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बराबर पूछते रहिए, समझते रहिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।